Hello, my dear students. Class 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 हमारे नए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, तो उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद से ही आपका मतलब जो है वो आप समझ सकते हैं उपनिवेश क्या होता है। पहले हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं, देन फिर हम आगे बात करते हैं आपसे इस बारे में। तो उपनिवेश क्या है? ब्रिटेन जो था ना, भारत जो था उस पर ब्रिटेन का कब्जा था, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से उसने इस पर कब्जा कर रखा था। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर उसे अपने अधिकार में ले लेता है, कमज़ोर देश को अपने अधिकार में ले लेता है और उसके आर्थिक और उसके राजनीतिक प्रशासन पर पूरी पकड़ बना लेता है, तो इस तरीके से उस देश का ताकतवर देश का उपनिवेश माना जाता है। तो ये है उपनिवेश। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक उठा रहे हैं इसमें वो हमारा है, सबसे पहले हम उठाएंगे बंगाल और उसके जमींदारों के विषय में। पहला पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा पॉइंट हम देंगे वर्तमान में की गई जो नीलामियाँ थी उन नीलामियों के बारे में जानेंगे कि वो क्या नीलामियाँ की गई थी उस समय। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि अदा न किए गए राजस्व की समस्या, तो इस पॉइंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये 3 पॉइंट है आज हमारे सामने और इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग आगे कवर करते रहेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में पहले जान लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम औपनिवेशिक शासन के बारे में जानेंगे। हम जोतदारों, जमींदारों, ताल्लुकदारों इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ आएंगी, उनके बारे में हमें पता पड़ेगा कि वहाँ लोगों के सामने क्या समस्याएं थी उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद संथाल और वहाँ रहने वाले जो पहाड़ी लोग हुआ करते थे उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमको मिलेगी। और जो दक्खन दंगा था उसके बारे में, साथ ही साथ एक बंदोबस्त आएगा जिसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। इस बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्व प्रणाली के बारे में और अंग्रेजी जो कानून व्यवस्था थी उसके बारे में भी जानेंगे। वहाँ पर जो धनवान लोग थे उनके बारे में और जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, ऐसे लोगों के बारे में भी हमें जानने को इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है बंगाल और जमींदार। तो इस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बंगाल और जमींदार क्या है? जब हमारा औपनिवेशिक शासन चल रहा था, जब ब्रिटेन का हम पर अधिकार था, तो ऐसे औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ वो कहाँ शुरू हुआ? वो इस जगह शुरू हुआ, यानी कहाँ पर? बंगाल में। सबसे पहला औपनिवेशिक शासन, यानी यहाँ पर अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर सबसे पहले शासन किया। कहाँ पर शासन किया? बंगाल के अंदर। तो ये हमारी चीज़ थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ का जो ग्रामीण समाज था, यहाँ के जो गांव के रहने वाले लोग थे, उन समाज को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया गया, पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, या पुनर्स्थापित आप कह सकते हैं उसको। तो ये प्रयास किया गया, देखते दोबारा से करने की कोशिश की गई उसे कि कैसे इसे दोबारा से सेट करते हैं। यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, बेकार है, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया गया। तो ये चीज़ थी, इसको स्टार्टिंग दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के अंदर कि भूमि संबंधी जो अधिकार थे, यानी भूमि से संबंधित जितने भी अधिकार थे उन सभी अधिकारों की एक नई व्यवस्था उन्होंने लागू की। तो उसकी भी उन्होंने एक नई व्यवस्था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था, जो कुछ चल रहा था, है ना, टैक्स वगैरह लिया नहीं जाता था, या राजा जो लेते थे थोड़ा बहुत लिया करते थे, उन सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल सही कर दिया उन्होंने। उस व्यवस्थाओं को हटाया, एक नई व्यवस्था लागू की और उन नई व्यवस्थाओं को वहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है इसी के अंदर कि जो राजस्व प्रणाली थी वो उन्होंने स्टार्ट की। इस राजस्व प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये 4 पॉइंट इसमें निकलते हैं। मैंने बताया सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ शुरू हुआ? बंगाल के अंदर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया यहाँ ग्रामीण समाज की दोबारा से स्थापना की गई, पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, थर्ड जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो भूमि संबंधी अधिकार थे, उनकी व्यवस्था लागू की गई। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया राजस्व प्रणाली नई तरीके से लागू कर दी गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नया टॉपिक
टॉपिक जो है हमारा वो है वर्तमान में की गई नीलामियाँ। तो अब नीलामियों के बारे में जानते हैं कि नीलामी क्या हुआ करती थी, उस समय की नीलामी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में की गई नीलामी की शुरुआत होती है 1797 से। कब से शुरुआत होती है? 1797 से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा ये डेट बच्चों, भूलने की जरूरत नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। 1797 की शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत हुई और नीलामी में ऊंची बोली लगाई जाती थी। ठीक है ना, आपको मालूम है ना, टीवी में आपने पिक्चर में देखा होगा, बाकी और भी जगहों पर देखा होता है। कभी कभी हमारे प्रशासन विभाग में भी जब पुलिस कई सारी गाड़ियों को जब्त कर लेती है, वो कई सालों तक कोई छुड़ाने नहीं आता, तो उनकी भी नीलामियाँ की जाती हैं और नए तरीके से उन पर नंबर सिस्टम लागू कर दिया जाता है। तो इस तरीके की नीलामियाँ होती थी। नीलामी में क्या होता है? ऊँची बोलियाँ लगाई जाती हैं। कोई भी सामान रखा हुआ है उसकी नीलामी करनी है तो बोली लगाई जाती है, भाई 2000 से स्टार्टिंग है। कोई बहुत अच्छी चीज़ है, मान लीजिए कोई टीवी है ना, तो आप रखी हुई है, उसकी नीलामी करनी है आपको। तो नीलामी करने के लिए वो टीवी 20,000 की है, लेकिन भाई 3 साल से कोई लेने नहीं आया, तो कीमत 20 तो नहीं मिलेगी, कम ही मिलेगी ना उसकी कीमत। तो बस स्टार्टिंग होती है 2000, किसी ने बोला भाई 2500, किसी ने बोला 4000, जिसको ज़रूरत है वो थोड़ा ज़्यादा बोल देगा 4500, आगे बोल दिया 4500 1, 4500 2, 4500 3। भाई कोई नहीं ले रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, कोई नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब 4500 वाले को वो निश्चित कर दी गई, उसे वो सामान दे दिया गया और उससे क्या ले लिया गया? वो रुपए ले लिए गए। तो इस तरीके से नीलामी हो जाया करती थी, ऊंची बोली लगा करती थी ना, जैसा सामान वैसी बोली। तो ये तरीका होता था, तो ये शुरू की गई, तो वो चीज़ उसकी हो जाया करती थी उस व्यक्ति की। फिर क्या हुआ? ये जो बोली थी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? वर्धमान के राजा थे। किसके राजा? कहाँ के? वर्धमान। तो वर्धमान के राजा, उनकी जो संपत्ति थी उसे बेचा जा रहा था। संपत्ति, अब संपत्ति थोड़ी बहुत तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी संपत्ति होगी, ज़मीनें होंगी, जायदाद होगा, महल होगा या जो भी कुछ हो, ऐसी संपत्ति उनकी बेची जा रही थी। तो अब वो शुरू हुआ। तो सबसे पहले शुरू हुआ इस्तमारारी बंदोबस्त। क्या शुरू हुआ? इस्तमारारी बंदोबस्त। अब इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1793 में। अब शुरुआत होती है 1793 में, इसकी शुरुआत होती है 1793 में। तो जब इसकी शुरुआत की गई तो क्या हुआ? इसकी शुरुआत की गई और यहाँ जब शुरुआत की गई तो इस व्यवस्था में एक चीज़ की गई, क्या कि टैक्स की जो वसूलना था वो शुरुआत किया गया, यानी टैक्स व्यवस्था लागू की गई। ये एक ऐसी व्यवस्था थी, इस्तमारारी बंदोबस्त, टैक्स व्यवस्था। तो टैक्स लेना, तो अब उसे कैसे लेना है इसके बारे में भी बात की गई। तो अब हर जमींदार जो होता था, जगह जगह के जमींदार होते थे, हर जमींदार को ये व्यवस्था, इस टैक्स को चुकाना था, हर जमींदार को चुकानी थी ये व्यवस्था। तो जब हर जमींदार को ये चुकानी थी तो राजस्व की राशि अगर कोई जमींदार नहीं चुका पाता था, राजस्व की राशि अगर कोई जमींदार क्या नहीं कर पाता था? चुका नहीं पाता था, तब क्या होता था? तो जो जमींदार होता था उसकी संपत्ति जो होती थी वो क्या कर दी जाती थी? उसे नीलाम कर दिया जाता था। भाई चुका ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? तो जमींदार की संपत्ति ले लो, इसकी नीलामी कर दो, इससे जो पैसा आएगा अंग्रेज उससे अपनी भरपाई कर लिया करते थे। तो ये व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो नीलामी में क्या होता था? बहुत सारे खरीदार आते थे। कौन आते थे? खरीदार, यानी खरीदने वाले लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, बैठते थे वहाँ पर। फिर क्या होता था? बोली लगती थी, जो बोली ऊंची बोली बोली जाती थी, तो जो ऊंची से ऊंची बोले जाने वाली बोली जो होती थी उस व्यक्ति को वो सामान, जो चीज़ होती थी वो क्या कर दी जाती थी? उसे दे दिया जाता था। तो इस तरीके से इस व्यवस्था को वहाँ लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ? बाद में जब इस तरीके से बोली लग जाया करती थी और व्यक्ति को ये सब दे दिया जाता था, ठीक है ना, तो जब दे दिया जाता था तो बाद में ये पता चलता था, जब उसके बारे में मालूम किया गया तो उससे ये पता चलता था, क्या पता चलता था? कि जो खरीदार होते थे ना वो राजा के ही एजेंट होते थे, यानी राजा जो है अपने आदमी वहाँ बिठा दिया करता था उस बोली वाली जगह पर और उसके व्यक्ति ही बोली लगा दिया करते थे। 4 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख बोल दी, 40 लाख वाले को दे दिया। और 40 लाख वाला है कौन? राजा का ही, कौन? राजा का ही एजेंट है। ठीक है, अब राजा के जो उस जमींदार का ही एजेंट है या जो भी राजा होता था उसका एजेंट होता था। तो अभी राजा की जो टैक्स होता था वो तो हो गया 1 करोड़। राजा का टैक्स कितना हो गया? 1 करोड़। ठीक है भाई,
और राजा का टैक्स हो गया 1 करोड़, और उसमें जो राजा की संपत्ति गई वो कितने की गई, 40 लाख की। तो 40 लाख किसे दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। जब 40 लाख अंग्रेजों को मिल गया तो अंग्रेजों ने संपत्ति उस व्यक्ति को दे दी, एजेंट को, लो साहब आपकी होगी ये संपत्ति। ठीक है, एजेंट कौन है, उसी राजा का आदमी है, इस राजा का आदमी है ना, एजेंट इसी का आदमी है। तो अब होगा क्या, ये राजा होगा, ये हो गया एजेंट। ठीक है, ये तो इसी से जुड़ा हुआ है, इसने तो 40 लाख दे दिए, राजा ने इसे दिए ये पैसे कि भाई ये दे देना इनको, अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेज ने संपत्ति इसको दे दी। ये तो बस मीडिएटर है एक टाइप का। अब इससे संपत्ति कहाँ चली गई, इसी राजा के पास चली गई। राजा को इसे कितने देने थे, 1 करोड़ रुपए देने थे। बचा कितने लिए राजा ने, 40 लाख देकर कितने बचा लिए, 60 लाख रुपए बचा लिए। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम बड़ा एक ऐसा बना दिया गया जिसे बहुत बड़ा तैयार कर दिया गया। 95% से अधिक बिक्री उस समय जो भी हुआ करती थी ना, वो बिक्री फर्जी हुआ करती थी। 95% समझ रहे हैं आप, यानी कि अंग्रेजों को जितने अंग्रेज चालू थे उतने ज़्यादा चालू जमींदार भी थे, राजा भी थे, भाई उतने ही चालू, और अपने तरीके से काम कर लिया करते थे। अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश में ये चीज़ें हुआ करती थी, इस तरीके के काम हुआ करते थे। अंग्रेज ज़्यादा टैक्स लेकर क्या करना चाहते थे, अपनी जो व्यवस्था थी उसे मजबूत करना चाहते थे। व्यवस्था मान लो या फिर अपनी जेब मान लो, अपनी जेब भरना चाहते थे। भाई भर लो, जितना ज़्यादा भर पाओ, यहाँ आए हो कुछ समय के लिए, भर लो। तो अपनी जेबें भरना चाहते थे, उन जेबों को भरने के चक्कर में ही ये सब कुछ होता चला गया। ठीक है ना, तो अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। फ़ायदा तो वैसे ज़्यादातर वो अपना ही करते थे, ये खास तौर से बात थी, तो वो फ़ायदा अपना ही करते थे और अपनी जेबें भरते रहते थे। तो ये पॉइंट्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट हमारा है कि अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या थी, है ना। तो अदा न किए गए राजस्व की समस्या में क्या था, जो इस्तेमारारी बंदोबस्त था, उस इस्तेमारारी बंदोबस्त के जब लागू हो गया तो उसके लागू होने से 75% जमींदार, कितने परसेंट, 75%, 75% जमींदार जो होते थे वो क्या होने लगे, 75% जमींदार हस्तांतरित किए गए। यानी इस्तेमारारी बंदोबस्त के लागू होने से 75% जमींदारी हस्तांतरित कर ली गई। हस्तांतरित करने का मतलब ले ली गई, है ना, किसी को और को पकड़ा दी गई, किसी और व्यक्ति के हाथों में चली गई। इस तरीके से होता है हस्तांतरित करना। तो इस तरीके से होने लगा। अब क्या हुआ, 1770 से 80 के दशक में, कब से लेकर कब तक, 1770 से लेकर 80 तक के दशक के बीच में, इन 10 सालों के बीच में क्या होने लगा, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो संकट में आ गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़्यादा संकट में आ गई। क्यों, क्योंकि कुछ समस्याएं पैदा होने लगी। वो समस्याएं क्या थी, वो समस्याएं थी भुखमरी की समस्या, और क्या थी, अकाल की समस्या। ऐसी कुछ समस्याएं पैदा होने लगी, और इन समस्याओं के कारण ये जो अर्थव्यवस्था थी ये क्या हो गई, बिल्कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो गई, इससे इसके बीच में चरमरा गई, बिल्कुल बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से होने लगा। बार बार अकाल पड़े ना, सूखे पड़े ना, मैंने बताया ना आपको, ऐसा काम होने लगा। तो खेती की जो पैदावार थी वो क्या होने लगी, घटने लगी। जब खेती की पैदावार घटने लगी तो इसी समय ये व्यवस्था, इस्तेमारारी व्यवस्था लागू कर दी गई उसी समय। तो ऐसे समय में कोई टैक्स दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो नहीं देगा तो क्या होगा, तो फिर कुछ और सिस्टम लागू होगा ना, कुछ और तरीका उसके लिए सोचा जाएगा। अंग्रेजों ने स्थायी जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें उससे सुधार आएगा, ऐसा उन्हें पता चला कि हम सुधार कर लेंगे, ऐसा इसलिए उन्होंने लागू किया और इसे किया। पर ऐसा हो गया नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा तो कुछ था लेकिन हुआ कुछ और ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे काम हुए। उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा इससे क्या आएगा, स्थायी टैक्स आएगा, एक निश्चित टैक्स आएगा हमारे पास, पर वो नहीं हो पाया। और क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ जो अधिकारी है ना उनको टैक्स लेने के लिए एक बनाते हैं कि भाई ये टैक्स इकट्ठा कौन करेगा, इस टैक्स को इकट्ठा करने का काम किसे दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों को चुना, किनको, वही जमींदार और तालुकदार, वही उन्हीं जमींदारों को चुनने लगा और तालुकदारों को चुना। इस काम के लिए उन्होंने निश्चित कर दिया कि भाई आप ही रखिए, आप इस व्यवस्था को सही तरीके से जानते हैं, आप यहाँ के आदमियों को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, आप इस पूरी भूमि को जानते हैं, तो आप टैक्स लेने का काम कौन करेगा, आप ही लोग करेंगे। तो उन्होंने ज़मींदारों को, तालुकदारों को इसके लिए निश्चित कर दिया। अब तालुकदार और ज़मींदार किस काम के लिए रह गए, सिर्फ वो नाम के ज़मींदार थे और क्या करना था, उनको टैक्स लेना था और किसको देना था, अंग्रेजों को देना था।
सीधी सी बात यही थी। इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया उनको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जमींदार और तालुकदार ताकतवर तो होते थे, उन्हें मालूम था कि भाई यही व्यक्ति हैं जो इन लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं, किसानों से, तो इसलिए उनको उसके लिए निश्चित कर दिया गया। जमींदारों को वर्गीकृत कर दिया गया, भाई जगह होती थी, है ना, ये जगह है कोई, ठीक है, तो एक जमींदार को ये जगह दे दी, एक जमींदार को ये जगह, एक जमींदार को ये ऐसे डिवाइड कर दी, सबको दे दिया उन्होंने जगह, ठीक है कि नहीं, सब जमींदारों को एक एक जो जगह होती थी उस जगह के बीच में लगभग 300-400 गांव या लगभग 300-400 एकड़ भूमि या इससे भी ज़्यादा मात्रा में भूमि हुआ करती थी, और उसमें आने वाले जितने भी गांव थे वहाँ से वो टैक्स इकट्ठा किया करते थे और किसे दिया करते थे, अंग्रेजों को दिया करते थे। तो इस तरीके से ये काम किया गया, तो इस तरीके से ये व्यवस्था चालू की गई। तो अब जमींदार जो थे वो राज्य का राजस्व इकट्ठा किया करते थे, समाहर्ता बन गए, समाहर्ता माने इकट्ठा करने वाले लोग बन गए। तो इस तरीके से वो राजस्व इकट्ठा करने लगे। और क्या किया उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की जो राजस्व राशि थी वो क्या कर दी, तय कर दी कि आपको तो इतना देना ही देना है भाई, आपके पास 400 गाँव है, 500 गाँव है, 500 गाँव से आपको 50,000 रुपये देने हैं, तो इतना रुपये तो आपको जमा करना ही करना है। अब आप कहीं से भी ला के दो, हमको तो आपको देने ही देने, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आएगा, 70 से 80 का दशक, अकाल वाला दशक, किसानों ने कुछ उगा नहीं पाया, परेशानी उनके सामने खुद थी। अब वो पैसा कहाँ से दें, जमींदार तो इस बात को जानता था, अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो पैसा चाहिए था, तो जमींदार को फिर क्या करना पड़ता था, अपनी तरफ से वो टैक्स अदा करना पड़ता था। कभी कभी जब जमींदार नहीं दे पाता था तो क्या होता था, जमींदार की संपत्ति को क्या कर लिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी। मैंने जैसे बताया ना अभी, आपको पहले ही बता दिया इससे पहले वाले पॉइंट पे, तो इसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। तो ये किया गया। अब जमींदार को ये देखना था कि भाई किस जगह से कितना टैक्स इकट्ठा करे, जहाँ अच्छी फसल होती है वहाँ से तो टैक्स ले सकता था, पर जहाँ फसल ही नहीं हो रही वहाँ से टैक्स ले कैसे, तो ये परेशानियाँ थी। तो किसान देने से टैक्स मना कर दिया करते थे, जमींदार को अपनी तरफ से टैक्स अदा करना पड़ता था। इस तरीके से कार्य होते चले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो राजस्व राशि के भुगतान का जो है उसके बारे में, हम क्या चूक हुआ करती थी उस समय के चूक के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर अगले टॉपिक हमारे पास आएंगे। तो इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से एक बार फिर देखिएगा, फिर समझिएगा, पढ़िएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू बेटा, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। ओके।